गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन या विलेय के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। और इन 5 क्वेश्चनों को मैं वो वाले क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में बेटा, जो जब पेपर में जब भी आते हैं तो हमको ना तो लैंग्वेज वाइज समझ में आते कि पूछ क्या रहा है, और ना तो हमें ये पता चल पाता है कि किस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके केमिस्ट्री में मार्क्स 90 प्लस आएंगे या 90 बिलो आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो थोड़ा सा घुमा दिए जाते हैं, पूछा वहीं से जाता है पर थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर देता है ताकि बच्चे सोच ही ना पाए वो किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आज मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद इनको जब पढ़ेंगे तो आपको पहले शुरुआत में नहीं पता चलेगा कि इनका आंसर क्या लिखना है, लेकिन जैसे ही मैं आंसर लिखूंगा तो आप कहेंगे ये तो हमको पहले से आ रहा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहना है, ताप बढ़ाने पर कैल्शियम एसीटेट की विलेयता जल में घटती जबकि लीड नाइट्रेट की बढ़ती है, समझाना। तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कैल्शियम एसीटेट। देखिए जैसे ही हमने कैल्शियम एसीटेट को लिया, ये होता है सूत्र बेटा कैल्शियम एसीटेट का। इसको क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम एसीटेट। और इसको जैसे ही बेटा तुमने जल में डाला, ठीक है, तो इसकी जो विलेयता है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ में बना देता है CaOH। यहाँ से ये बनेगा, जैसे ही आप कैल्शियम एसिटेट में की रिएक्शन जल से कराएंगे तो जल कैसे ब्रेक हो जाएगा बेटा, H+OH-। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 यहाँ 2, हाँ अब बैलेंस हो गया है तो यहाँ 2 या 2 OH मिलेंगे। तो इसके बाद जो 2 एसिटेट आयंस है इसमें 2 H दे दिया तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा, एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले यहाँ ना समझो। अब उसने कहा है कि इसका जो ताप बढ़ाते हैं जब इसका, तो इसकी जो विलेयता है वो घट जाती है। और किसी भी अपक्रिया की विलेयता कब घटती है, जब वो क्या होती है बेटा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। यानी कि इस अपक्रिया की ऊष्मा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। इसका मतलब कैल्शियम एसीटेट को अगर जल में डाला तो ये एक कैसा प्रक्रम होगा बेटा, ये आपका प्रक्रम होगा ऊष्मा क्षेपी। ऐसा टोटल होगा बेटा ऊष्मा क्षेपी। और किसी भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया की में क्या होता है कि अगर आपने ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का ताप बढ़ा दिया तो फिर वहां पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बस इसी बात को हमको लिख देना है, ताप बढ़ाने पर कैल्शियम एसिटेट की विलेयता जल में घटती है। तो लिखेंगे ताप बढ़ाने पर कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम एसिटेट की विलेयता जल में घटती है क्योंकि कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम एसीटेट का जल में घुलना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक बेटा, अगर कहीं पर किसी भी सवाल में कह दे कि इस यौगिक को हमने जल में डाला और ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता घट रही, तो आप सिंपल सा ये उसका आंसर यही लिख रहा है, इसलिए घट रही है क्योंकि वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। क्यों घट रही है, क्योंकि वो आपका ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, बस यही इसका आंसर होता है। तो सवाल में बोला है कि कैल्शियम एसिटेट की जल में विलेयता घट रही है, कब घट रही है, जब मैं ताप को बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम एसिटेट का जल में घुलना एक ऐसा प्रक्रम बेटा ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, और ये इसका रीजन हो गया। फिर उसने इसी सवाल पूछा जबकि लेड नाइट्रेट की बढ़ती है, तो लेड नाइट्रेट में लेते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट होता है PB NO3 का होल ट्वाइस। अब इसको हमने जल में डाल दिया, और जैसे ही जल में डाला तो यहां से मिलता है बेटा लेड ऑक्साइड PbO, और साथ में हमको मिल जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। बैलेंसिंग इसको कर ले रहे हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रिक एसिड हो जाएंगे, ओके। तो हाँ, ये हो गया बेटा लेड नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं,
लेड नाइट्रेट, ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया लेड ऑक्साइड, और ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, अब उसने बोला है कि जब इसको हम डालते हैं तो ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता बढ़ रही है, और अगर विलेयता बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ पर हमने एनर्जी दी, और अगर किसी अभिक्रिया की ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ रही तो आप श्योर हो जाइए कि वो एक अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी होगी। कैसी अभिक्रिया होगी बेटा? ऊष्मा शोषी होगी। कोई भी कंपाउंड दिया हो, जरूरी नहीं कि लेड नाइट्रेट कैल्शियम से कुछ भी दिया हो, अगर ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता घटे तो इसका मतलब वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, और अगर ताप बढ़ाने से उसकी ऊर्जा या उसकी विलेयता बढ़ रही है इसका मतलब वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा बेटा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। अब इसको हम लोग शब्दों में लिख दे रहे हैं। ये कहना था इसको नोट करिए, ऊपर हम हटा देना। ओके, तो शब्दों में क्या लिखोगे बेटा? ताप बढ़ाने पर लेड नाइट्रेट की विलेयता जल में बढ़ती है क्योंकि लेड नाइट्रेट का जल में घुलना एक प्रकार का ऊष्मा शोषी प्रक्रम ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ये इसका आंसर है। अब जब इसको पूछा गया था बेटा बोर्ड में, बच्चों को यही नहीं समझ में आया था कि इसका आंसर हमको किस शब्दों में लिखना है, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना था। अब मैं ओवरऑल आपको इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ उस तरह सवाल करने का। हटा दो। ओके, देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी बेटा। अगर आपने कोई भी पदार्थ लिया, ध्यान से समझना, और उसको जल में डाला, जल में क्या किया? डाल दिया, तो अब यहाँ पर दो केस हो गया। अब हमने इसका ताप को इंक्रीज कर दिया है, उसके ताप को क्या कर दिया? इंक्रीज। अगर ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ रही, विलेयता कहाँ बढ़ रही हो? विलेयता बढ़ी, तो आपको कह देना है कि वो जो पदार्थ है वो जब जल में घुलता है तो वो कैसा प्रक्रम देता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, इसलिए उसकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। और अगर वो कहे कि किसी पदार्थ को जल में घोला पर ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता घट रही है, उसकी विलेयता क्या हो रही है बेटा? घट रही है, तो आपको उसका आंसर दे देना है घट इसलिए रही है क्योंकि वो एक कैसा प्रक्रम बेटा? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम बेटा? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। बस यही आंसर होता है इस तरह के सवालों का। बिल्कुल नोट कर लीजिए, इस तरह के सवाल इस समय लेटेस्ट वर्जन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे विलेयता से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए इस चीज का विलेयता ताप बढ़ाने से घट रही है, तो आपको बात कर देना अगर घट रही है इसका मतलब वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, अगर बढ़ रही है इसका मतलब वो कैसा प्रक्रम है? ऊष्मा शोषी। किसी भी तरह कंपाउंड के लिए हमेशा बस ये दो शब्द मेन होते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना बेटा। नोट करिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने थे, कितना अच्छा क्वेश्चन था। घुमाया, काफी ज्यादा घुमाया, समझ में ही नहीं आ रहा था इसका आंसर कैसे देना, लेकिन देखिए ये चीजें आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया। अब आपके समझ में आ गया कि ये तो हमें सब पढ़ाया गया था, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, विलेयता, सब कुछ पढ़ाया। तो ये वहां से सवाल था। तो इस तरह से काफी टेक्निकल सवाल भी आजकल बोर्ड वाले पूछ रहे हैं, तो इस तरह के सवालों को आज हमको सीख रहे हैं। नोट करिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है ताप पर विलेयता का क्या प्रभाव होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में लेना बेटा। विलेयता का सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय पेपरों में। तो अब ये पूछ रहा है कि विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होगा, तो हम लिखेंगे बेटा ताप बढ़ाने से विलेयता परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित मतलब होता है बदल जाती है, या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से विलेयता परिवर्तित हो जाती है यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने से विलेयता
बढ़ जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। सामान्यतया ठोस पदार्थों को जल में घोलने पर, ठोस पदार्थों को जल में घोलने पर विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब देखिए आपने लिखा क्या है कि ताप बढ़ाने से विलेयता जो है बदल जाएगी, बदल जाने का मतलब या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। अब आगे हमने लिखा है यदि प्रक्रम है ऊष्मा शोषी, भाई दो तरह के प्रक्रम होते हैं, तो ऊष्मा शोषी होगा या तो ऊष्मा क्षेपी होगा। तो अगर आपका प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी, अगर प्रक्रम कैसा है बेटा, ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, सामान्यतः ठोस पदार्थ, सभी ठोसों के लिए नहीं लेकिन ज्यादातर ठोस पदार्थ अगर जल में आप घोलते हैं तो वो कैसा प्रक्रम होता है बेटा, वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। तो उस परिस्थितियों में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। जैसे NaCl, ये विलियन को अगर तुमने बेटा जल में डाला, NaCl को, सोडियम क्लोराइड जल में डाला तो यहां से मिलेगा Na+ और Cl-। तो ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कैसा प्रक्रम है बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ये कैसा प्रक्रम है बेटा, ये कैसा प्रक्रम बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो सामान्यतः ठोस पदार्थों को घोलने पर जो आपका प्रक्रम होता है वो ऊष्मा शोषी, और अगर ऊष्मा शोषी है तो याद रखना ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो हमने पहला लिखा कि अगर प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तब क्या होगा, तब विलेयता बढ़ेगी। और ज्यादातर केसों में देखा गया है कि ठोस पदार्थ का जल में घुलना कैसा प्रक्रम बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। अब देखिए सेकंड केस क्या बन सकता है, यदि प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। और अगर आपका बेटा प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा क्षेपी है, कैसा है बेटा, ऊष्मा क्षेपी है, तो ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाएगी। समानता यह गैसों का जल में घुलना ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा अर्थ है कि विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होगा। तो विलेयता पर ताप, ताप को बदलने से विलेयता बदल जाएगी, ताप को बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से विलेयता परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित मतलब बदल जाएगी, तो घटेगी तो बढ़ेगी। अब प्रक्रम हमारे पास दो तरह के होते हैं, तो ऊष्मा शोषी होगा या तो ऊष्मा क्षेपी होगा। अगर प्रक्रम आपका ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी, और अगर प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने से विलेयता घटेगी। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो ज्यादातर ठोस पदार्थों को जल में घोलना एक ऐसा प्रक्रम बेटा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, इनसे ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। जबकि गैसों का द्रव में घुलना कैसा प्रक्रम बेटा, एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसलिए इन प्रक्रमों में ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाती है। तो ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर होगा, नोट करिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो पूरी गारंटी, अगर आपने इसको देखा नहीं तो फिर आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गले में खराश होने पर डॉक्टर द्वारा नमक के गर्म जल से गरारे करने का परामर्श दिया जाता है, क्यों? कि जब हमारे गले में बेटा खराश हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि नमक को जल में घोल लीजिए और उसका गुनगुना पानी से गरारे करिए। तो ऐसा क्यों कहता है, तो देखिए गले में खराश होने पर डॉक्टर द्वारा नमक के गर्म जल से गरारे करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि नमक का जो विलयन होता है बेटा वो बैक्टीरिया की कोशिका में भरे द्रव की तुलना में शांत होता है। नमक का जो विलयन है, नमक का विलयन, किसका विलयन बेटा, नमक का विलयन, और एक तरफ है बेटा बैक्टीरिया
की कोशिका में भरा द्रव। अब ध्यान से बेटा, नमक का विलयन और बैक्टीरिया की कोशिका में भरा द्रव में से ये विलयन बेटा सांद्र है और ये विलयन कैसा है बेटा, तनु। ठीक है, तो वही हमने लिखा, क्योंकि नमक का विलयन बैक्टीरिया की कोशिका में भरे द्रव की तुलना में सांद्र होता है, जिसके कारण परासरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? परासरण, मैंने आपको बताया था। परासरण क्या होता है बेटा? परासरण होता है विलायक के कणों का, किसके कणों का बेटा? विलायक के कणों का तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना। यानी कि जो कोशिका में भरा द्रव वो बाहर निकल के किधर जाना चाहेगा? नमक की तरफ जाना चाहेगा। तो इसी क्रिया का नाम होता है परासरण। इसी को क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, तो विलायक के कणों का तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ प्रवाह कहलाता है परासरण। तो यहाँ पर परासरण की क्रिया होती है। अब इससे क्या होता है बेटा कि जैसे ही बैक्टीरिया की कोशिका से द्रव बाहर निकलता है तो बैक्टीरिया डेथ हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जैसे ही बैक्टीरिया मर गए तो फिर हमारे गले की जो सूजन है वो बेटा कम हो जाएगी और हमें दर्द से राहत मिलेगी। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, जिसके कारण परासरण की क्रिया के द्वारा बैक्टीरिया की कोशिका का द्रव बाहर निकलने लगता है। बैक्टीरिया की कोशिका में जो द्रव भरा है वो बाहर निकल आता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। भाई किसी के अंदर से अगर आपने वाटर रिमूव कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा? डेथ हो जाएगा बेटा। और हमारे गले के सूजन कम हो जाती है। जैसे ही बैक्टीरिया मर गए तो जो हमारे गले में सूजन है वो भी कम हो जाती है और हमें दर्द से राहत मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए और आपने इसको आंसर एक बार नहीं देखा या आपने इसको पढ़ा नहीं, इनके आंसर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं। अब देखिए, इसने पराशर से सवाल पूछा है, लेकिन कितना घुमा के पूछा है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि सवाल बायोलॉजी का है कि सवाल केमिस्ट्री का है। नोट करिए, इसी तरह के दो और क्वेश्चनों को देखते हैं। अभी बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड तथा 0.1 मोलर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट विलयन में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा और क्यों? तो देखिए, सबसे पहले जब भी परासरण दाब क्या होगा? अणुसंघ गुणधर्म। हमें समझ में आ गया कि परासरण दाब क्या होगा? अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं बेटा? अणुओं की संख्या पर। इसका मतलब जिनके लिए अणुओं की संख्या ज्यादा होगी उसका अणुसंघ गुणधर्म ज्यादा होगा। परासरण दाब भी एक तरह का अणुसंघ गुणधर्म है। इसका मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा होने पर परासरण दाब ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं इनमें से। पहले दिया गया बेटा ग्लूकोज C6H12O6। तो बेटा जैसे ही आप इसकी बात करें, ये ना तो संगठित होता ना तो वियोजित होता। मतलब अगर आपने इसकी 0.1 अणु डाले हैं तो इसके जो पार्टिकल होंगे आई का मान इसके लिए 1 होगा। जो सगुणन या वियोजन नहीं होता उनके लिए आई का मान 1 होता है। मैं लिख दे रहा हूं, ना तो सगुणन, ना तो सगुणन और ना ही वियोजन। तो इसके लिए परासरण का मान कितना आएगा? इसके लिए परासरण ग्लूकोज C6H12O6। तो इस जब आपको कई विलयन एक साथ दिए जाते तो परासरण के सिंपल सूत्र आई इंटू एम लगा दिया जाता है। आरटी को आरटी रहने देते हैं, चलिए आरटी कर लेते हैं। अब आई कितना है? 1 है। एम कितना है? 0.1। आरटी को आरटी रहने दीजिए, वैल्यू मत रखिए। तो ये वैल्यू आ गई 0.1 आरटी। ये ग्लूकोज की वैल्यू आ गई। मैं इनको अलग से लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का परासरण नाम है C6H12O6 0.1 RT। अब इसी तरह से दूसरा देखिए NaCl। तो अब NaCl क्या होता है? सबको पता है कि NaCl ब्रेक हो जाएगा बेटा Na+Cl-। तो इसके लिए I कितना हो जाएगा बेटा? 2। I कितना हो जाएगा? 2। 2 हो गए। अब M कितना दिया है हमको? 0.1। तो हम यहाँ से परासरण दाब जब निकालेंगे NaCl का I इंटू MRT फॉर्मूला होता है। I की जगह 2 रख देंगे, M की जगह 0.1 और RT। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 RT। तो हमारे पास NaCl का परासरण दाब आ गया बेटा 0.2 RT। यहाँ तक सब कुछ सही है? हो गया? ओके। अब देखिए लास्ट। अब है बेटा आपके पास पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। अब जैसे ही हमने बेटा इसकी बात की तो ये आपका ब्रेक होगा 4K+ और या फिर CN6-4 पे। तो नंबर ऑफ आयन जो आई है वो कितना हो गया? 5 बेटा 4K है और ये आई हो गया 5। और M कितना दिया है? 0.1। तो हमारे पास पाई ऑफ
K4Fe CN6 निकल के आ जाएगा I इंटू R इंटू टी। आई की जगह 5, एम की जगह 0.1, आर की जगह आर टी। ये वैल्यू आ गई 0.5 आर टी। हमारे पास आ गया बेटा परासरण दाब K4Fe CN6 का परासरण दाब हो जाएगा 0.5 आर टी। सबका निकल आया। अब देखिए किसका परासरण दाब ज्यादा है, पोटेशियम फेरी साइनाइड का ज्यादा है, तो बस अब इसी को आंसर में हम लोग लिख देंगे। इसको नोट कर लेना है यहाँ पर। नोट हो गया, लिखेंगे K4Fe CN6 का परासरण दाब ग्लूकोज तथा NaCl के विलयन से अधिक होगा। विलयन से क्या होगा बेटा, अधिक होगा, क्योंकि K4Fe CN6 का आयनन होने के कारण विलयन में अणुओं की संख्या बढ़ रही है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि अणुओं की संख्या बढ़ने से अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी बढ़ जाता है, परासरण दाब भी एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। अतः इसका भी मान बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब प्रॉपर आंसर होगा। देख लीजिए मैंने किस तरह से लिखा और किस तरह से निकाला है। इसी तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि जब आपका पोटेशियम फेरी साइनाइड है, इसमें क्या होता है बेटा, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। अणुओं की संख्या सर्वाधिक है यानी कि आपका अणुसंख्य गुणधर्म का मान सर्वाधिक होगा, और परासरण दाब भी एक तरह का अणुसंख्य गुणधर्म है, इसलिए इसका मान भी बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अब देखो बेटा, कह रहा परासरणी दाब को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 7 में से 2 से 3 सेटों में हर साल पूछा जाता है परासरण दाब बेटा। तो परासरणी दाब बोले या परासरण दाब बोले एक ही बात होती है, परासरण दाब। तो इसकी परिभाषा लिखना है आपको, तो लिखेंगे सांद्र विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना बेटा, परासरण दाब क्या है, सांद्र विलयन की तरफ लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम बाह्य दाब, ये बाहर से लगाया जाएगा, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है। परासरण की क्रिया क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं बेटा, पाई से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, पाई से।
हेडिंग पड़ेगी पराशर दाब का सूत्र। पराशरण दाब का सूत्र, पराशर दाब का सूत्र होता है बेटा पाई इक्वल टू एम आर टी। क्या होता है सूत्र बेटा? पाई इक्वल टू एम आर टी, जहां पाई आपको बताएगा बिलियन का पराशरण दाब, बिलियन का पराशरण दाब, जो एम है बेटा वो बताएगा बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता। आर होता है बेटा गैस नीतांक, आर क्या है बेटा? गैस नीतांक, और इसकी वैल्यू याद रखना 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन आपको लिखना है। और क्या बचा? टी होता है बेटा परम ताप। क्या होता है बेटा? टी परम ताप, जिस परम ताप का मतलब होता है केल्विन में, ताप वो भी किसमें बेटा? केल्विन में, जिसको बोलते हैं परम ताप। तो याद रखना बेटा पराशर दाब का सूत्र क्या है? पाई इक्वल टू एम आर टी, ये सूत्र होता है पराशर दाब का, जहां पाई जो है आपका दिखाता है बिलियन का पराशर दाब, पाई क्या दिखाता है? बिलियन का पराशर दाब। जो एम है, एम क्या बताता है? बिलियन की मोलरता को बताता है, एम क्या बताता है? बिलियन की मोलरता। आर क्या बताता है? गैस नीतांक। और सवाल में आर की वैल्यू कई बार नहीं देता, इसलिए आर की वैल्यू याद रखना कि अगर हमें पराशर दाब का सवाल करना है तो आर की वैल्यू रखना है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और टी क्या है? परम ताप। परम ताप का मतलब तापमान रखना है केल्विन में। लास्ट हेडिंग पराशर दाब का मात्रा, पराशर दाब का मात्रा। और अगर हम बात करें बेटा पराशर दाब के मात्रा की, तो इसका मात्रा होता है वायुमंडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एटीएम। शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा? एटीएम। तो पराशर दाब का मात्रक होता है वायुमंडल या एटीएम, वायुमंडल या एटीएम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है बेटा। अगर सारे सवाल आपके समझ में आए हों या किसी में डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो में आपको क्या आपकी स्टडी के लिए हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।